हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति साइड यूनिवर्सिटी टीचर। एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9 की सोशल साइंस की। जब तक एनसीईआरटी नहीं आ रही, आप लोगों को पता है हम लोग हमारी बेस बिल्डिंग सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आप लोगों को जो भी पीरियोडिक टेस्ट आने वाले हैं या फिर एनसीईआरटी का बेस बिल्डअप करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल सीरीज ये होने वाली है और चल भी रही है आप लोगों की। इसमें हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 1 सोशल साइंस का मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, चैप्टर नंबर 2 इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड चैप्टर नंबर 9 डेमोक्रेसी, इन तीनों ही चैप्टर्स को हम लोग कवर अप कर चुके हैं। उसके बाद ये हमारा फोर्थ चैप्टर है, व्हिच इज चैप्टर नंबर 11, बेसिकली द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स का, व्हाई चॉइसेस मैटर, द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए बिकॉज आपको इस चैप्टर में सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो कि आपको प्रीवियस जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स थी उनमें नहीं आता था। बिकॉज वो बच्चा जो बुक्स थी ना आपकी, वो सिर्फ और सिर्फ पालमपुर के बारे में है ना, जो नॉर्मल चीजें हैं, बेसिक चीजें, इसके बारे में आपको आज से 2 साल बाद कोई नहीं पूछने वाला, जिससे आपका कोई इकोनॉमिक्स का बेस नहीं बिल्डअप होने वाला। बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें थी। बट इस बार आपकी इकोनॉमिक्स पे आप लोगों के लिए बहुत ही प्रैक्टिकलिटी से बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करी गई हैं, जो कि बहुत यूज़फुल और बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाली। ठीक है, एंड इसी सीरीज में इसी में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 11। बेसिकली आज हम लोग आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में आप लोग काफी चीजें जो है समझ पाओगे, कमी क्या होता है, ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन वांट्स, रिसोर्सेज, डिमांड, सप्लाई, या आप आगे प्रीवियस चैप्टर आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे। बट यहाँ पर भी आपके बहुत से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब जरा बिना किस तरीके अपने इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहली बात यहाँ बात करूंगी मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। आखिर इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजें हैं, क्या यहाँ पे कहना चाहते हैं। देखो, आप लोगों को बच्चा ये पता है कि हमारे पास जो, पहले आप ये बात बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज ये पूरे ही चैप्टर इस पे बेस्ड है, इस बेस पे बेस्ड है। आपको पता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी तरीके से हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ रिसोर्स। चाहे वो नेचुरल हो, लैंड, वाटर, एयर, सनलाइट, कुछ भी हो, और चाहे वो मैन मेड हो, दिस फोन, लैपटॉप, है ना, बैग, टेबल, नहीं नॉट, हाँ ठीक है, टेबल, चेयर, एक्सेट्रा, एवरीथिंग। वो भी हमारे पास क्या है, वो मैन-मेड रिसोर्स है, लेकिन वो है नेचुरल रिसोर्स। आपको बस ये समझना है यहाँ पर कि जो रिसोर्सेज होते हैं बच्चा, ये रिसोर्सेज जो है हमारे क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। लैंड जो है हमारे पास, पानी जो है हमारे पास, ये सब लिमिटेड है। फॉसिल फ्यूल्स, जिसे हम लोग अपनी प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ये सब लिमिटेड है। लेकिन जो हमारी वांट्स हैं, मैं नीड्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हमारी जरूरतों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हमारी हमारी चाहतों की बात कर रही हूँ। हम लोग इतना कुछ, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। हमेशा कहते हैं ना कि इंसान लालची होता है। अगर उसको भी एक चीज़ मिल जाए, उसको उसके आगे का चाहिए होता है। अब चाहे आप उसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव सोच लो, एंड चाहे आप उसको हमारी वांट सोच लो। एक नॉर्मल घर होना, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ केयर, अगर सिर्फ ये चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड अ नीड। बट उसके बाद अब देखो, हमें चाहिए फ़ोन, बिकॉज़ फ़ोन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। एक बेसिक सा फ़ोन होना नीड है हमारी, लेकिन उसमें ही बहुत महँगे-महँगे फ़ोन खरीदना, वो हमारी वांट है। समझ रहे हो? तो ये क्या है, हमारी सबके सब वांट्स होती हैं। एक फॉर सपोज़ हमारी जो पॉपुलेशन बहुत कम थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उनकी वांट्स बढ़ती जा रही हैं। उस लैंड पर जो काम होगा, वो काम बढ़ने लगेगा, उस लैंड पे प्रेशर बढ़ जाएगा एट द एंड। दैट मीन्स बहुत बेसिक सी भाषा में, जो हमारी ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज़ होते हैं, वो लिमिटेड ही क्वांटिटी में होते हैं। इन दैट केस इकोनॉमिक्स हमें यही समझाती है कि आखिर इस केस में क्या होता है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हमें समझना चाहिए, कैसे हमें अपनी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। एंड एवरीथिंग, यहाँ से हमको ये सब चीज़ समझ में आती हैं। एंड आप समझो, यहीं से हमारा पहला कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, व्हिच विल बी कॉल्ड एज़ स्कार्सिटी। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि जो मैंने आप लोगों को बोला, आप यहाँ पे खुद भी पढ़ के देख सकते हो, वही सब चीज़ यहाँ पे मैंने बोल दी हैं। अब देखो, यहाँ पे आएगा बच्चा हमारा फर्स्ट टॉपिक, व्हिच विल बी कॉल्ड एज़ स्कार्सिटी। तो मैंने अभी आपको बोला कि हमारे जो ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड है, चाहत कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन जो रिसोर्सेज़ है वो हमारे लिमिटेड है। इन दैट केस, जब हमको ये पता है कि हमें ना रिसोर्सेज़ लिमिटेड है और हमारी जो वांट्स है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो हमारे पास इस टाइम पे आएगी कमी। क्या आएगी बच्चा? हमारे पास आएगी इस टाइम पे कमी। अब हम और नहीं चाह पाएँगे ना, बिकॉज़ हमारे पास है ही नहीं वो चीज़, तो अब कमी आ गई उस चीज़ के अंदर। दिस कमी विल बी कॉल्ड एज़ स्कार्सिटी। एंड जब कमी आएगी, तब हमें किसी 2 ऑप्शन के बीच में एक ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स अ नीड फॉर चॉइस। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। वही बोला गया है, कहते हैं स्कार्सिटी की वजह से ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारी ही नीड एक सेम टाइम पे सैटिस्फाई हो सके, इसलिए उस टाइम पे हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमें कौन-सी चीज़ चाहिए, हमें क्या चीज़ चाहिए। क्या-क्या होगा आगे बात करेंगे उसकी हम। जैसे फॉर सपोज़ हमारे पास पैसों की कमी है अभी। तो भाई इस टाइम मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मैं जो है क्या करूँ? मैं एक नया फ़ोन लूँ या अपनी क्लासेस के लिए पैसे इकट्ठे करूँ?
मेरे पास अभी ना फॉर सपोज लैंड की कमी है, लैंड मेरे पास लिमिटेड है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी कंट्री के लिए प्रोड्यूस करूं या बाहर के लिए प्रोड्यूस करूं। पहले अपनी का तो कर लूं काम, तो मुझे चूज करना पड़ेगा इन दैट केस। चाहे मेरी उससे इनकम कम हो रही हो, लेकिन बाहर से पहले अपना देखना है ना, हम वहां पे वो काम करेंगे। तो यहाँ पे कमी आने की वजह से हमें चूज करना पड़ता है बिटवीन टू ऑप्शंस। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो ये चीज हमें जो है कमी आपको डेली लाइफ में अपने देखने को ऑब्वियस बातें मिल सकती है। सबके पास पैसे भरपूर नहीं होते हैं, हमारे पास हम मिडिल क्लास हैं, पैसे बहुत मिडिल अमाउंट में ही होते हैं, नॉमिनल अमाउंट में होते हैं। इन दैट केस वी हैव टू चूज बिटवीन टू ऑप्शंस। क्लासेस जाना है या लैपटॉप खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है या फोन खरीदना है, घूमने जाना है ट्रिप पे या फिर फोन खरीदना है। ठीक है, ये चीजें होती है हमारे पास। नेक्स्ट देखो, वी हैव द सेम पॉइंट, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। बार बार इस बात को मैं बार बार कह रही हूँ कि जो रिसोर्सेज है बच्चा वो लिमिटेड है, क्योंकि नेचर प्रोवाइड नहीं कर सकती हर एक चीज को अनलिमिटेड क्वांटिटी में। चाहे वो लैंड है, चाहे वाटर है, मिनरल्स है, मनी है, टाइम है, ये सब हमारे पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट्स में होता है। लेकिन लेकिन जो ह्यूमन की वांट्स है वो बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, बिकॉज उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ती जा रही है। लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, सोशल मीडिया का जमाना बहुत ज्यादा आ चुका है, हर एक पर्सन इन्फ्लुएंस हो रहा है, हर एक सेकंड पर्सन इन्फ्लुएंस हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जब टेक्नोलॉजीज आ रही है तो लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, उनकी वांट बढ़ जा रही है। अब तो आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए, हर साल चेंज करते हैं लोग। 18 प्रो मैक्स चाहिए, आईपैड भी चाहिए, मैकबुक भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। हमारी वांट है ये सब, तो वो आ रही है तो हमें चाहिए, और हमें चाहिए तभी वो आ रही है। समझ रहे हो इस बात को? बेसिक से भाषा में यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, चाहे वो मनी हो, टाइम है, हमारे पानी है, हमारे पास लैंड है, कुछ भी है, लेकिन ह्यूमन की वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। अच्छा, अब देखो बच्चे यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर अच्छा एक और टर्म है इकोनॉमिक्स। यही स्टडी करती है हाउ पीपल मैनेज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट्स। यानी कि जो लोग हैं, आखिर वो किस तरीके से उन इतनी बढ़ती हुई डिमांड्स को कैसे वो मैनेज कर पाते हैं, जब हमारे पास पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। ये चीज पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, ये चीज पढ़ते हैं हमारे इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। और इसको पढ़ने वाले लोग, इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले लोग, इसको जानने वाले लोग, इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स खुद तो पढ़ नहीं लेगी, इसको करने के लिए कुछ ना कुछ लोग चाहिए, कि आखिर लोग देखेंगे ना ये चीज को, तो आखिर लोग कम से कम पैसों में गुजारा कैसे कर रहे हैं, और इतनी बढ़ती हुई नीड में, इतनी बढ़ती हुई वांट्स में, सॉरी, वो लोग कैसे अपने रिसोर्सेज के लिमिटेड होते हुए गुजारा कर रहे हैं। ये चीज इकोनॉमिक्स पढ़ रही है, लेकिन पढ़ने वाले कौन है? तो पढ़ने वालों को हम बोलते हैं इकोनॉमिस्ट। आगे भी आएगी ये टर्म्स, ठीक है। अच्छा देखो, दो टर्म आप लोग काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। The first one is called as opportunity cost and the second one will be called as trade-off involved in choice. Basically trade-off, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इट्स जस्ट दैट ये एक सिचुएशन है एंड ये यहाँ पर हमने एक, मैं कहूंगी, एक हम एक बैलेंस कर लिया। बेसिकली ये तो हमारे पास एक कॉस्ट आ गई एंड ये एक सिचुएशन है। बेसिकली क्या है, देखो समझो इसका मतलब। फॉर सपोज एग्जाम्पल समझो, if a student spends time watching movies instead of studying, जस्ट फॉर सपोज, देखो बहुत सिंपल सी भाषा में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है के पास आपको ये काम करना था, बट अब आप ये काम कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए फॉर सपोज, आपको पता है कि आपको पढ़ना है, उस टाइम पे आप मूवीज देख रहे हो, आपने कहा इसको बाद में करूंगा, इसको मैं बाद में करूंगा। तो आपने जो खोया उसकी कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने जो चीज खोई इज लॉस्ट, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर सपोज एग्जांपल के लिए बहुत सिंपल सी भाषा में, जिसमें अभी एग्जांपल दिया आपको कि आप पढ़ने की बजाय आप मूवीज देख रहे हो, तो आप नहीं पढ़े ना, तो पढ़ना ना पढ़ना आपकी मूवी देखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। फॉर सपोज गवर्नमेंट को एक साथ बहुत सारे काम करना है, गवर्नमेंट को डैम बनवाना है, गवर्नमेंट को फ्लाईओवर बनवाना है, गवर्नमेंट को रोड बनवानी है। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास कई सारे ऑप्शंस हैं, बट गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी डैम बनवाना ज्यादा जरूरी है, तो उसने अभी फ्लाईओवर नहीं बनवाया। तो फ्लाईओवर ना बनवाने की अपॉर्चुनिटी, या मैं कहूंगी हाँ, फ्लाईओवर ना बनवाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ बेसिकली डैम बनवाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? फ्लाईओवर ना बनवाना। तो आपने जो चीज नहीं करी, आपने जो चीज खो दिया, आपने जो चीज छोड़ दिया, आपने जो अपॉर्चुनिटी नहीं अपनाई, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या आपने कोई काम करा, बट इस काम को करने के लिए आपने क्या काम छोड़ा, तो वो इस काम को करने की इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई।
कहते हैं द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज सेक्रीफाइस्ड व्हेन अ चॉइस इज मेड। आपको पता है कि काम दोनों ही जरूरी हैं, आपको चूज करना पड़ा। क्यों चूज करना पड़ा? बिकॉज टाइम, मनी एंड लैंड या रिसोर्सेज सब कुछ लिमिटेड है हमारे पास। मुझे पता है कि या तो मैं एक काम पे अपना काम पूरा कर सकती हूँ, होमवर्क, या मैं इस टाइम पे बाहर खेलने जा सकती हूँ। बट मुझे पता है कि शाम हो रही है, तो मुझे बाहर खेलने जाना है इस टाइम पे, मैं होमवर्क बाद में कर लूंगी। तो जो मैं बाहर खेलने गई, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो मैंने अपना काम छोड़ा। दैट्स द होल पॉइंट। ये बात समझ में आ गई कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेरे पास क्या था? मेरे पास दोनों काम थे, या तो मैं होमवर्क कर लूं और या फिर मैं पढ़ लूं। और मुझे पता है अगर मैं, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने चूज करते हुए मैंने एक चीज को लॉस्ट कर दिया, मैंने एक चीज को सैक्रिफाइस कर दिया। मैंने कहा नहीं, पढ़ाई बाद में करूंगी, पहले मैं खेल के आती हूँ, बिकॉज शाम हो रही है, फिर आ जाएगी, फिर हमें खेलने नहीं देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने क्या करा, मैंने खेलने के लिए क्या चीज सेक्रीफाइस करी? पढ़ाई। तो ये पढ़ाई मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई खेलने की। बहुत सिंपल सी भाषा, ये समझ में आ गया? ये आया समझ में? यानी कि मैंने जो चीज खो दी। अब सेम बात यहाँ पर है आपकी। देखो यहाँ पर क्या है, बिकॉज देखो वहां पे वही लिखा हुआ है कि जब भी हम कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं, हमको ये पता होता है कि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, इसलिए हमको चूज करना पड़ता है, एक ऑप्शन को हमको गिव अप करना ही पड़ता है। ये बात सिंपल है। देखो यहाँ पे लिखा है बच्चा ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? वही वाली बात को घुमा फिरा के बोल रखा है बस। बैलेंसिंग वन बेनिफिट अगेंस्ट द अनदर। हमको ये पता है, देखो बहुत सिंपल सी भाषा में वही सेम बातें यहाँ पे लिखी गई है। बस ये एक सिचुएशन है बेसिकली, वहां पर वो एक पोस्ट थी, यहाँ पे वो सिचुएशन का नाम दे दिया गया है उसको। इज दैट सिंपल। इसका भी यहाँ पे मतलब वही हुआ बेसिकली, कि कंपनी यहाँ पर है जो कि लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, मे प्रोड्यूस फ्यूअर एसेंशियल गुड्स। यानी कि बहुत सिंपल सी भाषा में उसको ये पता है कि दोनों गुड्स में मेरे पास बेनिफिशियल क्या होगा मेरे लिए। मैं लग्जरी गुड्स करूंगी ना, तो इसमें क्या होगा, बहुत अमीर अमीर लोग खरीदेंगे, एंड मैं 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए का बेच पाऊंगी। 1000 तो मैंने बहुत कम बोल दिया बल्कि। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास ज्यादा पैसा बचेगा। लेकिन मुझे पता है कि लेकिन जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास की ज्यादा है, तो मुझे ये सामान यानी कि जो असेंशियल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स है, ऑर्डिनरी गुड्स है, उनको भी मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इन दैट केस में क्या करूंगी, लेकिन मैं इसके इसके लिए इसको हल्का बहुत सेक्रीफाइस करूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे पास लग्जरी गुड्स में मेरा बेनिफिट ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सी भाषा में वही वाली बात यहाँ पे कही हुई, जब मैं किसी एक ऑप्शन को सेक्रीफाइस कर दूं किसी एक ऑप्शन को अपनाने के लिए, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है, दैट विल सिंपली कॉल्ड एज बच्चा आप लोगों का क्या, ट्रेड ऑफ। कि चॉइस करने में जो मैंने एक चीज को जाने दिया, एक चीज को हटा दिया, उसको गिव अप कर दिया, दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज ट्रेड ऑफ। क्लियर है ये वाली बात आप लोगों को? अच्छा जी, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चा आप लोगों का रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट। अगर आपको ये दो टर्म समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं इसको लेकर फिर से एक वीडियो बना दूंगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्सेस ट्रेड ऑफ। बट आप लोग बता जरूर देना, बट एक बार दोबारा इसको सुन ले। सिंपल सी भाषा में दोनों का मतलब कुछ नहीं है, जस्ट दैट कि एक ऑप्शन को चूज करने के लिए जब मैंने दूसरे को सैक्रिफाइस कर दिया, दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज ट्रेड ऑफ। और इसी की कॉस्ट को यहाँ पे नाम दे दिया गया। देखो वो सिचुएशन है ट्रेड ऑफ वाली आपकी, कि मैंने इसको चूज करने के लिए इसको सैक्रिफाइस कर दिया। एंड बस यहाँ पर बात इतनी हुई। आपको दोनों का एग्जाम्पल दो फॉर सपोज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैंने क्या बोला आप लोगों के लिए, कि अगर मैं मुझे पढ़ना था, सॉरी यहाँ पे देखो मुझे खेलना था एंड यहाँ मुझे पढ़ना था, लेकिन मैं खेलने चली गई, तो ये मेरे खेलने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए जो मैंने कॉस्ट लगाई, जो मैंने दाव लगाया, जो मैंने कोई चीज सेक्रीफाइस करी, वो थी मेरी पढ़ाई। तो खेलने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई मेरी पढ़ाई, मेरा होमवर्क। और यही पे अगर बात करूं मैं ट्रेड ऑफ की, इसका भी सिंपल सा मतलब हुआ, जो मैंने खेलने के लिए इसको गिव अप कर दिया, इसको सेक्रीफाइस कर दिया, सिचुएशन को बस सिंपल सी भाषा में बोला गया आपका ट्रेड ऑफ। बस दैट्स द होल पॉइंट। क्लियर है जी? अब देखो हम बात करेंगे बच्चा आप लोगों का इकोनॉमिस्ट। कहते हैं इकोनॉमिस्ट बेसिकली क्या होते हैं? इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, इन्हीं सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं, ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, प्रोडक्शन को, प्राइसेस को, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ट्रेड, डेवलपमेंट, इन सब चीजों को देखते हैं। हमारी कंट्री प्रोडक्शन कितना हो रहा है किस चीज का, हमारी कंट्री में किसके प्राइसेस हाई है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितनी यहाँ पे गरीबी है, कैसा ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट किस प्रकार की हो रही है, ये सब यहाँ पर देखते हैं। लोगों को, लोगों के बिजनेस को, गवर्नमेंट को, सबको देखते हैं। एंड तब जो है ये लोग कोई ना कोई डिसीजन पर आते हैं, कि ये लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखते हैं हमारी, हमारे लिए पॉलिसी सजेस्ट करते हैं कि हाँ डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इन्फ्लेशन को यानी कि प्राइसेस के इंक्रीज, देखो इन्फ्लेशन का प्राइसेस क्या होता है, एकदम से जब जब प्राइसेस का बढ़ जाना, एकदम से क्या मतलब, जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इसे हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में।
अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इन सब के पैटर्न्स को स्टडी करना, ट्रेड का, डेवलपमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट का, सब स्टडी करके यहाँ पर वो लोग हमें कोई ना कोई डिसीजन देते हैं। दैट विल बी कॉल्ड बच्चा आप लोगों का। इससे ये काम किसके होते हैं? ये काम होता है इकोनॉमिस्ट के। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में, जब गवर्नमेंट को कितना टैक्स बढ़ाना चाहिए, कितना नहीं बढ़ाना चाहिए, इस बार कितने का बजट लेके आना चाहिए, ये सब काम कौन करते हैं? इकोनॉमिस्ट करते हैं। ये देखते हैं कि आखिर अगर प्राइसेस बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं, उसके कॉजेस क्या थे, और अब इससे क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या क्या इससे इम्पैक्ट आएगा, वो सब देखेंगे। वो देखेंगे आखिर जो बिजनेसेस हैं वो किस तरीके डिमांड एंड मार्केट की कंडीशंस को वो एनालाइज कर रहे हैं, वो उसको स्टडी कर रहे हैं। वो यहाँ पर वो सब चीजें भी आप लोगों की देखेंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो ये आपका बच्चों का काम है हमारे इकोनॉमिस्ट का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे बेटा स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, इसकी बात करेंगे। आखिर प्रोडक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड कंजम्पशन क्या होता है। आई थिंक आपको नाम से समझ में आ रही है कुछ चीजें। प्रोडक्शन का सिंपल सी भाषा में मतलब है, देखो ये तीनों तीनों क्या है, तीन प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि आखिर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एक आया है गुड्स, गुड़ खाने वाला, गुड़ जागरी की बात नहीं कर रही हूँ, एंड सर्विसेज यहाँ पे एक वर्ड आया है। आप लोगों के मन में क्या होता है? तो गुड्स का मतलब होता है कोई भी चीज इसको आप टच कर सको, बेसिकली वो टेंजिबल है। गुड्स, क्रिएटिंग गुड्स यानी कि गुड्स को बनाना, फोन, टीवी, लैपटॉप, चेयर, फैन, कुछ भी, मतलब कुछ भी, एनीथिंग, बॉटल, माउस, लैपटॉप, कुछ भी चीजें, माइक, ये सब क्या है? सब गुड्स है। रिंग लाइट, एवरीथिंग इज अ गुड। बट यहाँ पे सर्विस का मतलब क्या है? सर्विस का मतलब है फर्स्ट सपोज टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ये सब आपको कुछ क्रिएट करके नहीं दे रहे हैं, आपको कुछ बनाकर नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको अपनी सर्विस, आपकी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट विल बी कॉल्ड एज सर्विस। आप आगे पढ़ोगे इस चैप्टर से, बुक में आप लोगों के पास आएगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तीन प्रकार की एक्टिविटीज का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, आप वहां पे पढ़ोगे ये चीजें। बट यहाँ आप समझो कि आखिर गुड्स का मतलब होता है क्रिएट करना, बेसिकली मतलब ऐसे गुड्स को जिसको आप छू सको। तो क्या हो रहा है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी आपकी माइनिंग होती है, जो भी आपकी एग्रीकल्चर होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, उसको आप टच कर सकते हो। कोई भी सब्जी है, फ्रूट्स है, कुछ फ्लावर्स है, कुछ भी है। लेकिन सर्विसेज का मतलब होता है जिसे आप टच ना कर सको, वो इंटेंजिबल है, आप इसे छू नहीं सकते, उसकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है। मैं अगर बोल के आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको नॉलेज आपके माइंड में आ रही है, आप उसे छू नहीं सकते हो। अगर एक डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है, आप उसके ट्रीटमेंट को छू नहीं सकते, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर एक लॉयर आपका केस लड़ रहा है, तो आप यहाँ पे उसको छू नहीं पाओगे, लॉयर को छू लोगे ना, लेकिन केस को नहीं छू सकते ना, आपको वो कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपको कुछ गुड्स नहीं दे रहा, वो कोई आपको कुछ मेडिसिन नहीं दे रहा वो। अगर डॉक्टर मेडिसिन दे भी रहा है, तो वो गुड्स आपको डॉक्टर बाहर से मिल रहे हैं, आपको केमिस्ट से मिल रहे हैं। डॉक्टर भी दे रहे हैं तो अपनी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है डॉक्टर आपको, आपको सर्विस दे रहा है डॉक्टर। क्लियर हो गई ये वाली बात? कहते हैं प्रोडक्शन का मतलब है इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करना। जैसे कि चाहे हम लैंड का इस्तेमाल करके करें, माइनिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेबर यहाँ पे हेल्प कर रही है, पैसा यहाँ पर हेल्प कर रहा है। कैपिटल का बचा मतलब होता है इकोनॉमिक की टर्म में पैसा, मनी। ये मनी जिससे मशीन्स आती हैं या बाकी सब चीजें आती हैं। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फार्मर जब भी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। फैक्ट्रीज जब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, जैसे टेबल चेयर, फैन, यहाँ पे देखो फैक्ट्री कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, दैट विल बी प्रोडक्शन। एंड जब टीचर आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज सर्विसेज, तो ऑल्सो इट इज अ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोड्यूस हो रही है, सब चीजें बन रही हैं, अब आपको मिल रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए ये गुड्स एंड इनकम जो भी आपकी है, वो लोगों में शेयर हो रही है, कि जो भी गुड्स है यहाँ पर वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इनकम है यहाँ पे वो लोगों में बट रही है, वो लोगों तक पहुंच रही है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन, जब वो चीज कंज्यूमर्स तक पहुंच जाए, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होना, जब वर्कर्स के पास उनके पैसे पहुंच जाए, उनके वेजेस पहुंच जाए। देखो यहाँ पे टर्म लिखिए बच्चा, वेजेस, और एक आपको होती है, आपको पता है, विच इज कॉल्ड सैलरी। देखो वेजेस का मतलब होता है जो आपको डेली बेस पर मिलती है। ये मजदूर वगैरह होते हैं ना, तो उनको 500 रुपए, 700 रुपए जो उनका मतलब पर डे का होता है, दैट इज कॉल्ड अ वेज। एंड सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपको पता है, जो मंथली बेसिस पे मिलता है, सिंपल सी भाषा में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ सैलरी। अच्छा, तो यहाँ पर जब ये चीजें मिल जाए, जब लोगों के पास उनके जो गुड्स है, उनकी जो इनकम है, जब वो पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड एज बच्चा आप लोगों का सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन का मतलब होता है यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई वांट्स।
जो अब लोग उसे कंज़्यूम कर रहे हैं। जिन लोगों के पास अब इनकम आई है उससे अब वो लोग कुछ कंज़्यूम कर रहे हैं, कुछ कपड़े खरीद रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली वो फाइनल स्टेज है हमारा। अब वो लोगों तक पहुँच गया, अब लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कंज़्यूम कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। चाहे कुछ खाना खाना हो, चाहे शॉपिंग करना हो, चाहे किसी चीज़ का इस्तेमाल करना हो, कुछ भी यहाँ पर वो हो सकता है। दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज़ कंज़म्पशन। तो पहले क्या होगा बच्चा, पहले कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी, उसका प्रोडक्शन होगा। फिर वो लोगों तक पहुँचेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर जो है लोग उसको कंज़्यूम करेंगे यानी कि उसका कंज़म्पशन होगा, पीडीसी। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी। नेक्स्ट देखो बच्चा हम बात करेंगे यूज़ ऑफ इकोनॉमिक्स इन डेली लाइफ। आखिर डेली ज़िंदगी में इकोनॉमिक्स का क्या इस्तेमाल होता है, क्या उसका रोल होता है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी भाषा में इसका जवाब हम देंगे यहाँ पर। इकोनॉमिक्स क्या करता है बेसिकली? पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सिखाता है। ग्राफ देखकर यहाँ पे हम समझते हैं ना हमारी इनकम कितनी है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, हमारी सेविंग कितनी है, तो आप उसको प्लान कर पाते हैं। हम ये देख पाते हैं कि आखिर बाहर प्राइसेस कितने हैं मार्केट में, हम उसको समझ पाते हैं एंड समझ कर हम क्या करते हैं एग्जाम्पल के रूप में हम अपने मंथली बजट प्लान करते हैं। फार्मर्स ये देखते हैं कि आखिर उनको कौन सी क्रॉप को ग्रो करना है क्योंकि जिस क्रॉप को ग्रो करने में उनको लग रहा होगा इस टाइम पे बेनिफिट है, वो उसी को ग्रो करेंगे इस टाइम पे। आप सोचो ठंड में विंटर या आप मैं कहूँ समर्स में मान लो, समर्स में क्या फार्मर्स इस टाइम पे साग को ग्रो कर पाएँगे? साग, सरसों का साग जो होता है, नहीं। मतलब बेसिकली ग्रो वो समर्स में होगा, लेकिन क्या उसको खा पाएँगे? नहीं। क्या विंटर्स में वो ग्रो कर पाएँगे उसको? नहीं, क्योंकि विंटर में ग्रो करेंगे तो वो समर तक आएगा एंड समर में कौन खाता है सरसों का साग? तो फार्मर्स को ये देखना है कि आखिर कौन-सी क्रॉप को ग्रो करना है, स्टूडेंट्स को ये देखना है कि उनको आखिर अपने सेविंग्स को, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कैसे करना है। ये सब काम कौन सिखाता है? हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। हम ये सीख पाते हैं क्या कि कितनी क्या मार्केट में प्राइसेस हैं, तो हमें अपने कितना खर्चा करना चाहिए, कितने हमको बचाने चाहिए, कितने हमको चाहिए फ्यूचर में। ऑल दोज़ थिंग्स, ठीक है? अच्छा, अब देखो बहुत सिंपल सी भाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही टर्म्स, व्हिच इज़ कॉल्ड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। कि एक इकोनॉमी में मेन प्रॉब्लम्स क्या-क्या होती है? जब भी हम कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, 3 बात सोचते हैं, प्लीज़ रिमेंबर। जब भी हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, कुछ भी चीज़, कोई भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उस टाइम पे में 3 बात सोचते हैं हम। पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी, हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। एंड ये तीनों ही हमारी किसी भी चीज़ की कॉस्ट को डिफाइन करती हैं। कॉस्ट को बताती है बेसिकली उसको डिटरमाइन करती हैं। 3 चीज़ सोचेंगे हम यहाँ पर आखिर हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है एंड किसके लिए प्रोड्यूस करना है। जब हमें इन तीनों ही सवालों का आंसर मिल जाएगा या मैं कहूँगी इन तीनों ही सवाल हमारी किसी भी चीज़ की कॉस्ट को डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तभी हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। एंड प्लीज़ बहुत ध्यान से आपको इस पॉइंट को समझना है। पहली बात यहाँ पे कह रहे हैं आखिर व्हाट टू प्रोड्यूस कि आखिर हमें क्या प्रोड्यूस करना है। देखो क्या प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव दिस पॉइंट हमें देखना पड़ेगा कि आखिर मार्केट में इस टाइम पे किस चीज़ की डिमांड है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप समझो जब कोविड आया था 20 में बेसिकली टू टू 2020 में बेसिकली, उस टाइम आपको पता है कि मास्क की बहुत डिमांड थी। उस टाइम पे आपको पता है कि सैनिटाइज़र की बहुत डिमांड थी। ऐसे टाइम पे ऐसी चीज़ को प्रोड्यूस करना उनको पता है कि बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए और उनको किस क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। उनको ये पता है कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी में करो तभी वो सेल हो जाएगा। तो हमको पता था कि इस टाइम पे हमें ये करना चाहिए, इस टाइम पे लोगों की नीड्स क्या है? इस टाइम पे रिसोर्सेज़ हैं ऐसे वाले, कपड़े बहुत मिल रहे हैं कि आराम से मैं उसको प्रोड्यूस कर सकूँ। अलग-अलग प्रकार के मिल रहे हैं, नेट का चाहिए, जो भी चीज़ हमें चाहिए, क्या वो सब मिल रहा है? इफ येस तो प्रोड्यूस करो। हमें ये देखना पड़ता है प्रोड्यूस करने से पहले कि आखिर हमें जो चीज़ प्रोड्यूस करनी है उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं है? रिसोर्सेज़ है, नहीं है? सोसाइटी की नीड है या नहीं है? अगर है, प्रोड्यूस करो। पहली बात यहाँ पर ये हो गई हमारे पास। दूसरी चीज़ हाउ टू प्रोड्यूस आखिर अब उस चीज़ को हमको प्रोड्यूस करना कैसे है? देखो, अगर हमें उस चीज़ को एक 2 तरीके होते हैं हमारे वे एक होता है लेबर इंटेंसिव और एक होता है बच्चा हमारा कैपिटल इंटेंसिव। देखो लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है वो चीज़ जिसमें हमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा लग रहा है, मैनुअल काम जो है लोगों का ज़्यादा काम है यहाँ पर, तो हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉय करेंगे। और एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बोल रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव है यानी कि कैपिटल का इस्तेमाल मुझे ज़्यादा करना है यानी कि पैसे बहुत लगेंगे मेरे मशीन्स का इस्तेमाल से बेसिकली वो चीज़ प्रोड्यूस होगी, तो वो होगी हमारी कैपिटल इंटेंसिव। देखो इस टर्म पे हाउ टू प्रोड्यूस जब हम सोच रहे हैं ना, तभी हमको ये देखना पड़ेगा आखिर प्रोड्यूस कर किसके लिए रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए समझो, फॉर सपोज़ एक कंपनी है जैसे बहुत सिंपल सी भाषा में, मुझे ये पता है कि मैं बात कर रही हूँ, गुच्ची की बात कर रही हूँ, ठीक है? गुच्ची को अपने बैग्स प्रोड्यूस करने हैं एंड एक बहुत लोकल एम्प्लॉयर है, मैं कहूँ सॉरी हाँ, एम्प्लॉयर है।
या मैं कहूँगी लोकल बिज़नेसमैन है जिसको बहुत अपने सिंपल से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स या फिर कोई बेसिक से प्रोडक्ट उसको जो है सेल करने हैं। ये मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको 2 एग्ज़ाम्पल दूँ मान लो। एक है गुच्ची। गुच्ची इस टाइम पे ना बहुत देखो व्हिच इज़ पॉसिबल नहीं है बोल दो बट मैं बहुत बहुत एक बेसिक सा टर्म लेके चल रही हूँ। मान लो कोई अब क्या गुच्ची का एग्ज़ाम्पल मतलब कोई सिंपल ब्रांड ले लो। उसको 2 टाइप के पर्स प्रोड्यूस करने हैं। एक टाइप के पर्स जो कि बहुत ज़्यादा ही मैं कहूँगी एम्ब्रॉयडरी होने वाले हैं। उसमें हाथ का काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। यानी कि उसमें लेबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर सोचो अगर उसमें लेबर का इस्तेमाल काम बहुत ज़्यादा होगा बहुत सिंपल सी भाषा में कोई भी ब्रांड लेके चल लो। सोचो इस ब्रांड को 2 प्रकार के पर्स प्रोड्यूस करने हैं। एक पर्स जिसमें हाथ का काम बहुत ज़्यादा है, एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क है और एक पर्स है जिसको बहुत आराम से मशीन में लगाया प्रिंट होकर निकल गया। वो भी सुंदर है, दोनों सुंदर है। एक में बस हाथ का काम है, हाथ की कलाकारी और एक में मशीन का काम है। आप सोचो कौन-सा वाला जो पर्स होगा वो महँगा होगा। ऑब्वियस सी बात है ये लेबर वाला पर्स जो है वो महँगा होगा। इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। क्यों होगी? बिकॉज़ इसमें हाथ का काम लग रहा है। ये तब भी आराम से फटाफट से होगा लेकिन इसकी जो कॉस्ट होगी वो महँगी होगी। अब यहीं पर उसको ये सोचना पड़ेगा कंपनी को कि आखिर वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है। और उसको ये पता है कि वो यहाँ पर ये वाला जो गुड्स है, अगर वो इसको लग्ज़री जो लोग हैं, अमीर लोग हैं उसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इसकी कॉस्ट को बढ़ा देगा। ऑब्वियस सी बात है वो आराम से प्रोड्यूस करेगा, उसको पता है कि मैं किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो कॉस्ट हाई भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे इस कैपिटल वाले को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, नॉर्मल लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए। इस टाइम पे क्या हम जैसे लोगों के लिए, इस टाइम पे इसकी कॉस्ट होगी वो कम होगी, उसको पता है ये चीज़। उसको ये पता होगा इससे कि आखिर उसको इसको किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है बिकॉज़ कितने लोग हैं वो वाले, रिच लोग कितने हैं, बेसिक लोग कितने हैं, उसको ये पता होना चाहिए यहाँ पर तभी वो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर पाएगा। दैट मीन्स उसने यहाँ पर ये देखते टाइम कि आखिर कौन-सा मेथड मुझे यूज़ करना है प्रोड्यूस करते हुए, उसने यहाँ पर ये भी देख लिया कि आखिर मैं प्रोड्यूस कर किसके लिए रहा हूँ। मैं जिसके लिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्या वो ये इतना महँगा सामान खरीद पाएँगे? अगर हाँ, तो ठीक है उनके लिए प्रोड्यूस करना। अगर नहीं, तो मैं कैपिटल से प्रोड्यूस करता हूँ, मैं मशीन से प्रोड्यूस करता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें आपस में बहुत रिलेटेड हैं एंड ये तीनों ही चीज़ें किसी भी चीज़ की कॉस्ट को डिटरमाइन करती हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या उसकी डिमांड है या नहीं है? रिसोर्सेज़ हैं या नहीं है? किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है? और हमें कैसे प्रोड्यूस करना है? लेबर ज़्यादा इस्तेमाल करनी है या कैपिटल? बिकॉज़ यही चीज़ लेबर ज़्यादा होगी तो हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। तो हमें ये देखना है अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो उसको हमें हम प्रोड्यूस कर किसके ले रहे हैं? उसे खरीदने वाले कौन हैं? अब अच्छे लोग हैं, अमीर लोग हैं, खरीद सकते हैं तो आराम से प्रोड्यूस करो। अगर नहीं खरीद पाएँगे तो उसे कम प्रोड्यूस करो या प्रोड्यूस करो ही मत। समझ में आ गया बच्चा? ये आपको मैंने बहुत तरीके से आपको ये चीज़ समझा दी है। सब क्लियर हो गई ये वाली बात? दैट मीन्स हमें देखना पड़ेगा कि आखिर कौन-कौन क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो कहते हैं ऑल जो तीनों ही प्रॉब्लम्स है बेसिकली ये किसी भी गुड्स की, किसी भी चीज़ की कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हमारे बच्चों विल बी कॉल्ड एज़ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। हमारे इकोनॉमिक सिस्टम्स कितने-कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के समझो इसको। पहला फ्री मार्केट इकोनॉमी, दूसरा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी एंड चौथा हमारी वेलफेयर इकोनॉमी। देखो, क्या-क्या 4 टर्म है हमारे पास बेसिकली 4 प्रकार की मार्केट होते हैं। ऐसा नहीं गली के बाहर मार्केट लग रही है, नहीं। इकोनॉमी से या मार्केट से मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर इकोनॉमी से डिफरेंट-डिफरेंट जो कंट्रीज़ होते हैं, उनमें अलग-अलग प्रकार की इकोनॉमी फॉलो हो रही होती है। कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमी है, यानी कि मतलब जो भी रिसोर्सेज़ हैं, वो सब कुछ सब मैं कहूँगी कि बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब हुआ मेरा कि सब जो प्रोडक्शन की चीज़ें हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो किसी न किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों हो रहा है। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब क्या हो रहा है इंडिविजुअल्स के हाथों हो रहा है, प्राइवेट बिज़नेसमैन, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स इनके हाथों से प्रोडक्शन हो रहा है। इसे मैं कहूँगी फ्री मार्केट इकोनॉमी तो एक कंट्री में ऐसे काम हो रहा है। एक कंट्री फॉर सपोज़ नॉर्थ कोरिया जैसी जहाँ पे सब कुछ जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सारे इकोनॉमिक डिसीजंस, सारे गुड्स का प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये सब कुछ कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। उसे हम बोले 1 सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओह शिट! ओह! फटाफट कंप्लीट करते हैं बिकॉज़ उसकी चार्जिंग जा रही है। ओह! मुझे लगा ही था, गड़बड़ हो सकती है। लेट्स डू इट फटाफट से एक बार ज़रा-सा वरना मुझे उठना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू ऑन द एटसेट्रा, एटसेट्रा। ओके, फ्री मार्केट इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब क्या हुआ जहाँ मुझे ये पता है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, बिज़नेसेस वगैरह हैं, ये सब इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं, जो प्रोडक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब इन्हीं लोगों के हाथों में है। अब अगर इन लोगों के हाथों में है तो प्राइसेस डिटरमाइन कैसे होंगे? प्राइसेस कैसे पता लगेंगे हमें? उस चीज़ का प्राइस कैसे होगा? जो भी उस चीज़ की डिमांड होगी, जो भी उस चीज़ की सप्लाई होगी,
उस चीज़ से उसका प्राइस डिटरमाइन होगा। फॉर सपोज़ डिमांड का मतलब क्या होता है बच्चा? डिमांड वो जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें इतनी ये चीज़ चाहिए। एंड सप्लाई वो जो सप्लायर्स हैं, जहाँ से वो चीज़ बनकर आ रही है, वो उसे कितना सप्लाई कर रहे हैं। तो डिमांड का मतलब क्या हुआ? उस चीज़ की डिमांड हम लोग कैसे कर रहे हैं, कितनी डिमांड कर रहे हैं, हम उसको कितना चाह रहे हैं, कितना उसको माँग रहे हैं। एंड सप्लाई का मतलब क्या हुआ? जितना वो उसको सप्लाई कर रहे हैं, कितनी इसकी प्रोडक्शन हो रही है बेसिकली। समटाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, बट सप्लाई फिर भी कम होती है, ताकि वो लोग चाहते हैं कि उसको हम होल्ड करके रखें, बाद में उसको अच्छे प्राइस पे सेल कर सकें, अलग पर्सपेक्टिव है। बट बेसिकली जितनी उस चीज़ की डिमांड होगी और जितनी उसकी सप्लाई हो आप मुझे 1 मिनट दो, बिकॉज़ ऐसे में प्रॉब्लम रहेगी। मुझे कॉन्सेप्ट को समझाने में इश्यूज़ रहेंगे फिर एंड वो जल्दी वाली बात हो जाएगी व्हिच आई डोंट वांट, ठीक है? जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ठीक? ठीक है? अब बढ़ते हैं। देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे मतलब इश्यूज़ रहते हैं हमें। देखो बहुत सिंपल सी भाषा में, आप सोचो फॉर सपोज़ किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। हम बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, हमें वो चीज़ चाहिए, चाहिए, चाहिए। लेकिन वो चीज़ इतनी अवेलेबल ही नहीं है, उसकी सप्लाई ही नहीं है इतनी। आप लोग फॉर सपोज़ फॉर एक बहुत सिंपल सी भाषा में, हमारे लैंड पर अभी के टाइम पे हम 100 लोगों के लिए सामान प्रोड्यूस कर रहे थे। 100 लोग उसकी डिमांड कर रहे थे, तो उसका प्राइस बहुत नॉर्मल था। अगर किसी भी चीज़ की 100 लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उसका प्राइस बहुत नॉर्मल था, उसकी सप्लाई भी इतनी थी, इतना प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोग डिमांड कर रहे हैं, नॉमिनल प्राइस है उसका। अब एकदम से क्या हो रहा है उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। सब लोग आकर उसकी डिमांड कर रहे हैं। इन दैट केस क्या होगा? भाई सप्लाई अभी नहीं है उतनी, प्रोडक्शन नहीं हो रहा अभी उतना, लेकिन आप लोग डिमांड करे जा रहे हो। इन दैट केस बच्चा जो प्राइस होंगे वो आपके बढ़ जाएँगे। प्राइस क्या होंगे? वो बढ़ जाएँगे। देखो ये एक बात याद रखना कि जो डिमांड अगर बढ़ेगी, तो हमारे प्राइस बढ़ेंगे। बट सप्लाई उस टाइम पे कम होगी, तो भी प्राइस बढ़ेगा। लाइक अगर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइसेज़ बढ़ जाएँगे बहुत सिंपल सी भाषा में। और अगर डिमांड कम है, उस चीज़ को माँगने वाले बहुत कम लोग हैं और उसको सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मार्केट में ओवरफ्लो हो रही है वो चीज़। अब भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, बहुत सारी आ गई है मार्केट में। अरे! कोड़ी के भाव पे बिक रही है अब वो। यानी कि प्राइसेज़ क्या हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं उस चीज़ के। आज आप देखो कि मास्क की कोई डिमांड नहीं कर रहा, तो आपको बहुत नॉमिनल प्राइस में मिल रहे हैं वो आराम से या फिर कहीं पे मिल भी नहीं रहे हैं, सप्लाई भी नहीं है अब उनकी। बट इन केस फॉर सपोज़ दोबारा से और ऐसा कुछ नहीं हो, बट ये अलग-अलग जो छोटे-मोटे वायरस आते रहते हैं बार-बार, कभी किसी के बारे में सुनते हैं, कभी किसी के बारे में सुनते हैं। इन दैट केस क्या हो रहा है हमारे पास कि डिमांड जो है उस चीज़ की, अब वो बिल्कुल नहीं रही है, तो उसकी प्राइसेज़ भी बहुत नॉर्मल है। ये दोनों बच्चा आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके मैथ्स के टर्म में से हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड ये आपके होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डिमांड अगर बढ़ेगी तो आपका सप्लाई कम होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। डिमांड अगर कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेज़ हमारे ऑलरेडी कम हो जाएँगे। दोनों ही टर्म्स यहाँ पे आपको याद रखनी है। ठीक है जी? तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो प्राइसेज़ होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे विद गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत यहाँ पे कंट्रोल रहेगा। अब इसमें क्या होता है देखो फ्री मार्केट है, का बेसिकली कहते हैं यूएसए में काफ़ी हद तक फॉलो होती है ये, वहाँ पे जो रिसोर्सेज़ हैं, जो प्रोडक्शन वगैरह है, वो सब चीज़ क्या आपके वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में है। ठीक है? इन दैट केस क्या होता है कि जो फीचर्स क्या रहे इसके यानी कि ओनरशिप प्राइवेट है। इनको जो है बिज़नेस करने की फ्रीडम बहुत रहती है। यहाँ ऑब्वियस सी बात है अब जब बहुत सारे प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पे मार्केट में, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा मार्केट्स में। ये बात बहुत सिंपल समझ में आ गई आप लोगों को। अच्छा, एक देखो बच्चा यहाँ पर आप लोगों के पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। देखो इस वाले में ऑब्वियस सी बात है इनोवेशन आएगा, प्रॉफिट मेकिंग इन लोगों का मेन मोटिव होगा एटसेट्रा, एटसेट्रा। एक बच्चा यहाँ पर देखो आप लोगों के लिए व्हिच इज़ कॉल्ड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो इसका मतलब क्या होता है सेंट्रल प्लान का? जब सारी ही प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट प्राइसेज़ को डिटरमाइन करना है, ये सब कुछ जो है गवर्नमेंट के हाथों में। नॉर्थ कोरिया।
एग्जाम्पल बहुत बढ़िया मैं दे चुकी हूँ आप लोगों को। ये सारा काम जो है कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के पास ओनरशिप है, प्लानिंग वही करती है। प्राइवेट तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। फॉर्मेट यानी कि जो पहला आपका यूएसएसआर था, जो आप लोगों का नॉर्थ कोरिया है, बार-बार बोल रही हूँ। इन सब जगहों पे क्या होता है आप लोगों का यही फॉलो होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सब कुछ क्या है बच्चा आपका गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट देखेगी कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ से प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है। ये सब काम जो है कौन देखेगी? गवर्नमेंट देखेगी। और जब ये सारी चीज़ें प्राइवेट लोग देखते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स देखते हैं मोस्टली, उसे हम बोलते हैं हमारी फ्री मार्केट इकोनॉमी। मार्केट बिल्कुल फ्री है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, प्राइवेट सब कुछ चल रहा है। क्लियर हो गया? एक देखो बच्चे यहाँ पर है हमारे पास मिक्स इकोनॉमी। अब देखो मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया है, जहाँ पे गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट के पास भी कुछ रिसोर्सेज का है, कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है एंड कुछ चीज़ों का यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स के पास भी है। दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज़ मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे दोनों ही सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स का बिज़नेसेस का सेक्टर, ये दोनों यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। दैट विल बी कॉल्ड एज़ बच्चा आप लोगों का मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है, या प्राइवेट भी काम कर रही है, या ओनरशिप प्राइवेट के पास भी है, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के पास भी है। गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है, उसके लिमिट्स भी हैं, सब चीज़ें एक साथ वहाँ पे वर्क कर रही हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गया यहाँ पे बैलेंस रूप से इकोनॉमी यहाँ पे डेवलप करती है इन दिस केस। क्लियर हो गया दैट इज़ आपका इंडिया में ये फॉलो होता है। लास्ट आप लोगों का बच्चा यहाँ पर है वेलफेयर इकोनॉमी। देखो वेलफेयर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? यूजुअली ऐसा होना जब यहाँ पे जो गवर्नमेंट यहाँ पर जो भी काम कर रही है बेसिकली काफ़ी काम जो है गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लोगों की भलाई के लिए कर रही है। लोगों के वेलफेयर करने के लिए कर रही है। सो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कर रही है कि जो भी हमारे यहाँ के वीकर सेक्शंस हैं, जो प्रिविलेज नहीं है, एससी, एसटी या जो लोअर क्लासेस हैं या फिर मैं जो कहूँ जिनके पास पैसे बहुत कम हैं, अपर क्लास होकर भी जो भी जो कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, इन सबको सपोर्ट करने के लिए जब गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पे स्कीम लेकर आती है फॉर सपोज ये कोई भी यहाँ पर काम करती है, दैट इज़ आपका वो आता है आपका वेलफेयर इकोनॉमी के अंडर। यहाँ पे सब काम जो है कौन करती है बेसिकली गवर्नमेंट करती है। उसका काम होता है इनइक्वालिटी को कम से कम करना, कि जो भेदभाव है या वो तो खैर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, लेकिन जो असमानता है बेसिकली लोगों के बीच में, पैसों को लेकर खासकर उसको कम से कम करना, पब्लिक के वेलफेयर पे ध्यान देना, ये सब काम यहाँ पे करना। अब इसमें चाहे गवर्नमेंट कोई स्कीम्स लेकर आए, गवर्नमेंट पब्लिक रूप से हेल्थ केयर सिस्टम्स, एजुकेशन सिस्टम बनवाए, ल गरीब लोगों को सपोर्ट करे, अनएम्प्लॉयड लोगों को सपोर्ट करे यहाँ पर, उनको जस्टिस न्याय प्रोवाइड करे, उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करे, क्या उनको एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करे। ये सब काम करना किसके हाथ में होता है बच्चा? आपका गवर्नमेंट के हाथ में होता है। एंड दिस इज़ आपका कॉल्ड एज़ बच्चा वेलफेयर इकोनॉमी। देखो लास्ट आप लोगों का पॉइंट है सोशल सेफ्टी नेट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। बहुत सिंपल सी भाषा है, वेलफेयर इकोनॉमी का ही दूसरा नाम है एसए नेट सॉरी सोशल सेफ्टी नेट का मतलब होता है ऐसे नेट्स यानी कि ऐसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट लेकर आई है कि जो वल्नरेबल लोग हैं, यानी कि जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है बेसिकली, जो वल्नरेबल सेक्शन है कि अगर फॉर सपोज कहीं पर अगर यहाँ पे फॉर सपोज कोस्टल एरियाज में अगर बाढ़ आई, तो यहाँ पर जो बिल्कुल कॉर्नर में लोग रह रहे हैं वो वल्नरेबल हैं, कि सबसे पहले इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इनको पड़ेगा। अगर कल को यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है, ठीक है? या मैं कहूँ कल को यहाँ पर इनकम की प्रॉब्लम आती है, किसके पास इनकम कम या ज़्यादा? तो अगर इनकम के इश्यूज़ आते हैं, तो मैं कहूँगी यहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं बेसिकली, ये वल्नरेबल सेक्शंस होंगे, सबसे ज़्यादा इनको इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले के समय पे वुमेन जो थी, वो वल्नरेबल सेक्शंस थी। अब नहीं है कि अब तो वुमेन बहुत एम्पावर हो चुकी हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट पहले के समय पे वुमेन बहुत वल्नरेबल सेक्शंस थी। कोई भी इम्पैक्ट आएगा सबसे पहले इन लोगों पे आएगा ही आएगा, ऐसे वाली बात थी। अब नहीं है ऐसा। बट जो भी यहाँ पर पुअर लोग हैं, वल्नरेबल लोग हैं, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन अगर आ रही है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ गई है, कभी इनकम की प्रॉब्लम आ गई है, कभी खाने की प्रॉब्लम आ गई है, कभी एजुकेशन की प्रॉब्लम आ गई है, तो जो भी यहाँ पर जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहना है, ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स लेकर आना है बेसिकली, दैट विल बी कॉल्ड एज़ आप लोगों का बच्चा सोशल सेफ्टी नेट्स। कि अब इनकी सेफ्टी के लिए कौन-कौन से नेट्स, कौन-कौन से जाल लगा रखे हैं। उसे हम बोलते हैं यहाँ पर। जैसे आप देख रहे हो पॉवर्टी से बचने के लिए इतने लोगों की हेल्प हुई। नेट्स ने करी, प्रोग्राम्स ने करी बेसिकली और गवर्नमेंट की कोई ना कोई स्कीम आई होगी यहाँ पे बहुत सिंपल सी भाषा में। गवर्नमेंट ने खाने के प्रोग्राम लगाए होंगे, गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम लाई है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खाने के प्रोग्राम के नाम पे आपको पता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहाँ पे राशन कार्ड प्रोवाइड करे जाते हैं। राशन में यहाँ पर लोगों को सामान दिया जाता है ₹2 ₹4 किलो के भाव से। आटा, गेहूँ आटा, गेहूँ सेम बात बोल दी मैंने। गेहूँ, चावल वगैरह, दालें, ये सब चीज़ें।
दैट इज़ व्हाट सिंपली कि इतने लोगों की उससे हेल्प हो रही है। तो वो क्या है आप लोगों का? वो है सोशल सेफ्टी नेट्स। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब इसकी ज़रूरत क्या होती है? ऑब्वियस सी बात है भैया लोगों की गरीबी कम होने में, उनको बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, वीकर सेक्शंस को प्रमोट करने में, उनकी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है उसको हल्का-सा नॉर्मल करने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इनइक्वालिटी जो इनकम की है उसको कम करने में। इन सब में जो है वो हेल्प करती है। एंड अगर एक्सट्रीम प्रॉब्लम कभी आ जाए तो उसमें ये जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की या फिर ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। दैट इज़ व्हाट बेसिकली आपका सोशल सेफ्टी नेट्स। क्लियर हो गया? है ना? आप लोगों के कॉन्क्लूज़न में एक बहुत सिंपल सी भाषा में एक बात कही गई है। देखो भैया इकोनॉमिक्स हमको ये समझाती है कि लोगों के पास, सोसाइटीज़ के पास अगर रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं और उनके जो डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो वो सैटिस्फाई कैसे कर रहे होते हैं उन सब चीज़ों को। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने स्कार्सिटी यानी कि कमी आना किसी भी चीज़ की, जब ये सिचुएशन है, उस कमी को मैनेज कैसे कर रहे हैं, हमें उस टाइम पे चूज़ करना पड़ता है। चूज़ करने को यहाँ पे 2 नाम दिए गए थे व्हिच इज़ द फर्स्ट वन वाज़ कॉल्ड एज़ अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट एंड द सेकंड वन वाज़ द सिचुएशन बेसिकली व्हिच वाज़ कॉल्ड एज़ ट्रेड ऑफ। तो वो यहाँ पर हम करना, ठीक है? अगर हमें ये चीज़ चाहिए, अगर मैं खेलने चली गई, तो मेरी खेलने की अपॉर्च्युनिटी यानी कि जो मैंने अपॉर्च्युनिटी को अपनाया है, इसकी कॉस्ट क्या हुई है मेरी? वो जो होमवर्क जो मैं घर पे छोड़ आई हूँ, इसे हमने कहा अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट एंड ये सिचुएशन हो जाना ये एक बहुत सिंपल सिचुएशन है। अगर देखो मैं दोनों टर्म में इस सेम एग्ज़ाम्पल को मैं दोनों ही टर्म में देख सकती हूँ। कॉस्ट देखूँगी तो मुझे कॉस्ट दिखेगी, सिचुएशन देखूँगी तो मुझे ट्रेड ऑफ दिखेगा। ठीक है? वो था। फिर हमने समझौता यहाँ पर हमें एक जो है इकोनॉमिक लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या-क्या होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन-कौन से होते हैं किसी भी इकोनॉमी की। हमने यहाँ पर वो देखा, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। ये तीनों ही चीज़ें किसी भी कॉस्ट किसी भी चीज़ की कॉस्ट को डिटरमाइन करती हैं। आखिर वो चीज़ कितने की होगी, हमें यहाँ पर ये समझ में आता है हमें इससे। समझ में आ रही हैं चीज़ें? फिर हमने देखा प्रोडक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंज़म्पशन क्या होता है, उसका प्रोडक्शन होना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होके लोगों तक पहुँचना एंड फिर लोगों को उसे कंज़्यूम करना, खाना, शॉपिंग करना, यूज़ करना, कुछ भी करना। ये सब चीज़ें हमने समझी। देन हमने जो लास्ट में हमारे तीनों ही प्रकार की, चारों प्रकार की हमने इकोनॉमी समझी। फ्री मार्केट इकोनॉमी जहाँ पे सारा ही कंट्रोल जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास, बिज़नेस के पास है। गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल नहीं है और ना ना के बराबर है, बहुत ज़रा बहुत है। इसमें क्या होता है कि प्राइजेज़ अच्छे खासे रहते हैं, यहाँ पे कॉम्पिटिशन रहता है, तो लोगों को चॉइस काफ़ी मिलती रहती है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत रहता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा कम होता है। सेंट्रली में क्या हो रहा था जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, सब कुछ गवर्नमेंट के पास है। मिक्स्ड में क्या है दोनों है, वेलफेयर में क्या है गवर्नमेंट काम कर रही है लोगों के वेलफेयर के लिए। एंड लास्ट हम लोगों ने पढ़ा बच्चा आप लोगों का सोशल सेफ्टी नेट्स, जैसे इन सब चीज़ों को पढ़ के हमें क्या मिली है बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है यहाँ पे लोगों बच्चों को मिलती है, ये सब चीज़ जब वो पढ़ते हैं तो। एंड रिसोर्सेज़ का रिस्पॉन्सिबल रूप से, सही तरीके से, केयरफुल रूप से जो बच्चे हैं वो यूज़ करना समझ पाते हैं। क्लियर हो गया बच्चा? एंड या दैट वाज़ होल ऑफ द चैप्टर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। थोड़ी-सी मेरी तबीयत डाउन थी आज। ठीक है, तो कुछ चीज़ों के यहाँ पे इश्यूज़ आप लोगों को ज़रूर देखने को फेस करे होंगे, आवाज़ का इश्यू या कई बार थोड़े बहुत इश्यूज़ एंड फिर बीच में भी चार्जिंग का इश्यू हुआ। बाकी या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट या बाकी आप लोगों को आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ में आ गया। आप लोगों को कोई भी डाउट तो कमेंट सेक्शन आपको पता है हमेशा आप लोगों के लिए ओपन है एंड आप लोग डीएम भी कर सकते हो। आप लोगों को पता है मेरा टेलीग्राम चैनल तो आप लोग वहाँ मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैंने आपका ऑन ऑन कर रखा है डिस्कशन एंड ऑल्सो आप लोग मुझे प्रगति अग्रवाल अंडरस्कोर ऑफिशियल पे आप लोग बच्चों को बहुत से बच्चों को पता है कि मेरा ये इंस्टाग्राम पेज है। आप लोग वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप लोग मुझसे डीएम करके क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। बाकी या थैंक यू सो मच बच्चा लोग और मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, ये वीडियो कैसी लगी एंड अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना। बाय बाय।